One. Okay. Okay. Good morning, students. So today I starts your history, chapter 6, changing patterns of industrialization under the British, part fourth. Topic आपका the decline of the Indian iron and steel industry. ये पॉइंट हो चुका था आपका, यहाँ से आज पढ़ना हमको। पेज नंबर 69 पॉइंट है आपका, एज द स्वदेशी मूवमेंट। यहां से है ना? हेलो। हाँ, मैंने टिक किया था, अंडरलाइन टिक किया था, और यहीं से है। और आप लोग अब कंसंट्रेटली इसको लिसन एंड अंडरस्टैंड पॉइंट्स एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। ओके। तो एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम, द नेशनलिस्ट मोबिलाइज ए पीपुल टू बाइकॉट फॉरेन क्लॉथ। क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ अपने यहाँ, तो स्वदेशी का मतलब ही होता है, स्व मीन्स सेल्फ और देसी मीन्स या, और देसी देश, अपने देश। ऑटो सेल्फ जिसको कहते हैं, एक तरह से कह सकते हो कि अपने देश का बना हुआ चीज का उपयोग करेंगे और फॉरेन गुड्स का हम बाइकॉट करेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट समय समय पर कई बार ऐसे हुआ है, और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था आपका 1906 में, 1905 में जब प्रपोजल दिया गया डिवीजन ऑफ बंगाल, बंग भंग, तो उसी के अपोज में, प्रोटेस्ट में बंगाल में सबसे पहले हुआ। स्वदेशी बाइकॉट किया गया कि ये प्रपोजल ना किया जाए, बंटवारा ना हो देश स्टेट का, और फिर धीरे धीरे वो और जगहों पे फैला। तो यही था आपका, फॉरेन क्लॉथ का बाइकॉट किया गया। तो जब फॉरेन क्लॉथ बाइकॉट किया गया तो स्वदेशी जो है डिमांड बढ़ी, खादी की डिमांड बढ़ी। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ रेदर देन जस्ट यार्न बेगन टू एज्यूम इम्पोर्टेंस। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ, पहले क्या था, हम लोग यार्न, हमारे यहाँ गुड क्वालिटी का यार्न हम लोग बनाते थे इंडिया वाले, और फॉरेन में इसको आज भी जो है ज़्यादातर हम लार्जली एक्सपोर्ट जो करते हैं फॉरेन। स्पेंडल के मामले में हमारा सेकंड नंबर है जो है वर्ल्ड में बनाने का। तो क्लॉथ प्रोडक्शन में भी हम पीछे हैं, हमारा एक्सपोर्ट होता है जापान और अदर कंट्रीज में जो है यार्न। तो यार्न को ना बेच करके ये हुआ कि क्लॉथ प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोर दिया गया। फ्रॉम 1906 टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन। जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते थे यार्न हो गया, एंड प्रोडक्शन फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स फ्लडेड चाइनीज मार्केट। इस तरह से क्या हुआ? डिक्लाइन सिंस यार्न फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स फ्लडेड चाइनीज मार्केट। तो चाइनीज और जापानीज मिल्स के बने हुए कपड़े जो एक तरह से चाइनीज के मार्केट में उसकी बाढ़ सी आ गई। फ्लडेड मतलब काफ़ी संख्या मात्रा में स्टोर हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश मिल वर बिजी विद वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। हम कौन सा पढ़ रहे थे टॉपिक? ये री इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपको बताया गया है कि कैसे इंडिया में मतलब अपनी डिमांड बढ़ी और पुनः जो है ये उद्योग तेजी आया, टेक्सटाइल और आयरन और ये। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है ब्रिटिश कंपनियां जो थीं वो अब उनके कपड़े फौजियों के, आर्मी के, और उनके यूनिफॉर्म बनाने में लगी थी। ऐसे ही आयरन जो है उनके टूल्स बनाने में। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो हमारे इंडिया में कंपनी थी उसकी डिमांड बढ़ी, मांग बढ़ी। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ टू इंडिया, ये डिक्लाइन हुआ। जो इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ टू इंडिया, जो इंडिया में ब्रिटिश क्लॉथ आता था उसकी मांग कम हुई। इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई, और इस तरह से भारतीय कारखानों से कहा गया कि सप्लाई को पूरा करें। आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट्स एंड होस्ट ऑफ अदर आइटम। As a result of these factors, industrialists in India began to produce cloth rather than yarn। और इसके परिणाम स्वरूप जो है, फलस्वरूप, रिजल्ट के अनुसार क्या हुआ कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यार्न
जो बना केवल बेच देते थे, सेल कर देते थे, उसकी जगह पे अब क्लॉथ का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। इन 1900 to 1912 न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट। नए नए कारखाने लगाए गए। पुरानों में जहाँ एक शिफ्ट काम होता था वहाँ पे कई कई टर्म में काम होना शुरू हो गया। ओवर टाइम लोग करना शुरू कर दिया। मेनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। नए नए लोगों को रोजगार मिला और वर्किंग आवर भी बढ़ा, पार्ट टाइम भी बढ़ा लोगों का। ओवर द ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन टेक्सटाइल इन इंडिया बूम। जैसे जैसे समय बढ़ा हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्शन वंस अगेन बिकेम अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर। एक बार पुनः जो है वर्ल्ड में इंडिया एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में उभर कर आया। Did you know Parsi businessman and industrialist Quasji Norbai Dover set up the first cotton spinning mill in Bombay in 1854? अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। क्वासजी नाना भाई डॉवर ने सबसे पहले जो है स्पिनिंग कॉटन मिल, कताई की मिल किया था 1854 में। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। कॉटन तो पहले हुई लेकिन बाद में आयरन और स्टील की आई। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज रिजल्ट ऑफ द विजन ऑफ वन मैन। किसके विजन से? जमशेद टाटा। However, it was his eldest son, Sir दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा बताया था हमने, who in 1907 set up factory 1907 में। ये दोराबजी टाटा के सबसे एल्डेस्ट सन मतलब बड़े बेटे थे जमशेद जी टाटा। 1907 में इन्होंने टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी एट सॉकची, अंडरलाइन कर लिएगा, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुवर्णरेखा एंड खारकई। सुवर्णरेखा स्वर्ण नदी है, उसको बोलते हैं हम लोग। ये बॉर्डर है उड़ीसा और झारखंड का। उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर है। यही नदी बॉर्डर बनाती है और पुल जो है आधा इधर है, आधा उसका हाफ पार्ट जो है उड़ीसा में पड़ेगा। तो वाटर सप्लाई इससे हो जा रही थी। नदी एक और। टुडे झारखंड साक्षी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम कालीमती स्टेशन। साक्षी जो प्लेस उन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन लोकेशन चुना था वो इतना बेस्ट था कि वहाँ से 32 किलोमीटर दूर था कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। रेल स्टेशन मतलब कि मटेरियल, रॉ मटेरियल की सप्लाई और फिनिश प्रोडक्ट की सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से अच्छा था। Was seen as the ideal place to set up the steel plant। तो ये हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग में एक्सप्लेन किया था कि लोकेशन, किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। वो चीज़ दिमाग में आपको रखना होगा। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए जमशेद जी ने फैक्ट्री सेटअप की साक्षी के पास में। लेटर दिस साइट वाज नेम्ड जमशेदपुर। वह साक्षी बाद में जमशेद जी के सम्मान में के नाम से टाटा नगर एक तरह से आज कहलाने लगा, जमशेद जी टाटा नगर। टिस्को स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पिग आयरन इन 1911। कौन सा आयरन? पिग मतलब कच्चा लोहा एक तरह से बोलते हैं हम, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं। एंड स्टील इन 1912। उसी के एक साल बाद स्टील का प्रोडक्शन शुरू हो गया। आयरन में कार्बन मिला दिया जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये एक तरह से स्टील का रूप ले लेता है। और अच्छा स्टील अगर बनाना है, स्टेनलेस स्टील बनाना है, तो आपको क्रोमियम निकिल उसमें हम मिला देते हैं, मैग्नीज भी मिलाया जाता है। दिस वाज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट इन इंडिया। सबसे पहली अपनी भारतीय कंपनी थी ये। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। वही जैसे कॉटन की हाल हुआ वैसे यहाँ पर भी डिमांडेड इन वॉर। पहले हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी आयरन एंड स्टील
स्मेल्टिंग भी डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन फिर ग्रोथ हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है ब्रिटिश कंपनियां जो थीं वो उनके वेपन्स बनाने में और रेल लाइंस लेट करने में और सब चीज़ों में जो बिजी थीं, इससे डिमांड इंडिया कंपनी की बढ़ी इंडियन में रेल लाइन बिछाने के लिए। सप्लाई टू स्टील फॉर रेल एज द वार ड्रैग्ड ऑन सेवरल ईयर्स द डिमांड ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टील। जैसे कि युद्ध आपको पता है 4 साल चला था पूरा, 1914 से लेकर 1918 तक। तो इस समय इंडिया में जो रेल लाइन का कार्य हो रहा था उसके लिए भारतीय कंपनियों से डिमांड पूरा हुआ। यहाँ पे है एनालाइजिंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द ICS रोमेश चंद्र दत्त बुक टाइटल। इन्होंने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल, मतलब अर्ली ब्रिटिश रूल के तहत भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। जो पहले ICS थी ये, है आवाज नहीं, इंडियन 19। हेलो बेटा, हाँ ये खट खट की जो आवाज आती है ना है। इंडियन द 18th सेंचुरी वाज अ ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अ ग्रेट एग्रीकल्चरल कंट्री। इसमें उन्होंने लिखा है कि 19th सेंचुरी में इंडिया एक तरह से वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चरल कंट्री था, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, यहाँ प्रोडक्शन भी होता था। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन लूम सप्लाइड द मार्केट ऑफ एशिया, बताया ही जा चुका आपको, एशिया एंड यूरोप। इट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मतलब तो दुर्भाग्य बस हम कह सकते हैं और सही भी है कि जब ब्रिटिश इंडिया कॉलोनियल पीरियड कॉलोनी आए यहाँ पे व्यापार करने, उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज को इन लोगों ने डिस्करेज करना शुरू किया और धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ हो गई और इकोनॉमिक बैड हो गई कंडीशन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लास्ट वन ग्रेट सोर्स ऑफ दियर वेल्थ। फिर इस पे क्वेश्चन है, हाउ डज द अबव पैसेज डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो कह रहा है, हेलो ये क्या चीज शो कर रहे हो भाई? ओके श्री कृष्णा जी आप लगाए हैं, ठीक है, बाई फेस आइए। लास्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर। तो प्रिंस मुतुसहितो पॉपुलरली नेम्ड एम्परर मेजी, जो प्रिंस मुतुसहितो थे ब्रिटेन के प्रिंस, इनको पॉपुलरली जो है एम्परर मेजी, सम्राट मेजी के नाम से जाना जाता था। टूक ओवर एज द न्यू मोनार्च ऑफ जापान, जापान में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार in 1868 within his coronation a new era of all round development। जब ये गद्दी पर बैठे एक तरह से, तो उस समय जापान में ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब चारों तरफ डेवलपमेंट किया इन्होंने, जापान को एक तरह से पीछे से आगे की तरफ ला दिया डेवलपमेंट। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रीन विच लास्टेड टिल 1912, 1912 तक इनका शासनकाल चला, इतना लंबा, 68 से लेकर के। जापान इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट एंड मोस्ट एडवांस नेशन। उस समय जो है इनके दौरान जापान वर्ल्ड में एक धनी और एडवांस राष्ट्र बन के उभरा। तो ये आपका चैप्टर चेकलिस्ट था, करेक्ट द टिक द करेक्ट कॉन्सेप्ट यू हैव। अब इसमें आपको है कि आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हो गए हैं तो उस पर आप टिक कर सकते हैं, जो नहीं हुआ उसको आप पूछ सकते हो। इंडियाज फ्लोरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिक्लाइन आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? हेलो, लोगों ने पढ़ लिया, हाँ, कि ब्रिटिश प्री मतलब बिफोर द ब्रिटिश पीरियड, कॉलोनियल पीरियड, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो क्या थी, डेवलप कंडीशन में थी, ग्रोथ था इसका, डिमांड था एशिया एंड यूरोप के मार्केट में। और उसके बाद जब ये लोग आए, ब्रिटिश लोग आए तो धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता गया। फिर कॉलोनियल पॉलिसीज प्रमोटेड ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स इन इंडिया, यस, मशीन मेड चीज़ों को उन लोगों ने प्रमोट किया। लाइक द क्राफ्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज आल्सो डिक्लाइन। ठीक, हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा इस चीज़ को।
ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जब इंडिया पर किए तो हमारे पे उनकी पॉलिसी जो थी, कौन सी कोरोसिव पॉलिसी थी, वो हमारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए और उसके डिफरेंट रीजन थे डिक्लाइन के। इन द लेट 19th सेंचुरी कॉटन मिल वर सेटअप बाय द इंडियन, तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हमने पढ़ा आज और कल में, सेटअप हुए। उस समय का कुछ दौर और था, एंटरप्रेन्योर्स एंड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू एंटर द मशीन एज। फिर है इंडियन कॉटन मिल्स बिगन टू compete विद द ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। और जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो उस समय हमारी मिलें जो हैं compete करना शुरू की, एक तरह से कंपटीशन ब्रिटिश गुड्स से, क्योंकि इसके पहले ये उतना कंपटीशन नहीं रखते थे, कपड़ा कम बनाते थे ये लोग। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार आल्सो सा टिस्को इन इंडिया इमर्ज एज अ बिग स्टील सप्लायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो टाटा स्टील कंपनी जो है, आयरन स्टील कंपनी, ये एक तरह से इंडिया में बड़ी सप्लायर बनकर उभरी, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी। तो ये चीज़ें हैं। आपका इधर क्वेश्चन था, विच क्लॉथ वाज पॉपुलर इन इंग्लैंड फॉर इट्स फ्लोरल डिजाइन टेक्सचर एंड लो प्राइस। कौन सा इसमें है? चिंट, नानी, कैल्को। तो ओके, चिंट्स है। कैल्को क्लॉथ इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ कालीकट। ओके, द नंबर ऑफ कॉटन मिल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया बाय ओके। हाँ हाँ ठीक। टिस्को स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पिग आयरन इन, और एक क्वेश्चन इसी से बनता हुआ, एंड स्टील प्रोड्यूसिंग इन व्हिच ईयर? स्टील नहीं नहीं, 11 के बाद 12 में, 11 में पिग आयरन, और स्टील का एक साल बाद 12 में। अभी 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 मैंने एक्सप्लेन किया, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, अंडरलाइन नहीं किया। देखिए लास्ट सेकंड पैराग्राफ है ना, सेटअप की बात नहीं बोल रहा, स्टील स्टील प्रोडक्शन सेटअप तो 1907 में हुआ। हाँ, अरे हाँ वही चीज बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, नेम द, पहले आप सुने, नेम द पारसी बिजनेसमैन हु सेट अप अ कॉटन मिल इन बॉम्बे इन 1854। ओके, क्वासी नाना भाई डेवर। चलिए स्टेट ट्रू फॉल्स में आप बताएंगे, और जो करेक्ट होगा और जो इनकरेक्ट है उसे आप करेक्ट फॉर्म में। मसलिन वाज फाइनली ओवन कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ मेड इन बॉम्बे इंडिया। यस, बॉम्बे की जगह आप क्या लिखेंगे? डेक्कन, डेक्का इन बंगाल, कोलकाता नहीं, डेक्का। बंधानी क्लॉथ इज प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाई एंड डाई। यस ओके। आगे, द चार्टर एक्ट ऑफ 1823 एंडेड द EIC's मोनोपोली एंड थ्रू ओपन इंडिया। 18, यस 1830। ओके, तो ये सब आपका कंप्लीट पहले से ही है, लेकिन जो भी नहीं अगर किए होंगे बाई चांस तो कर लेंगे, और रिवाइज ऐसे करिए, क्वेश्चन वगैरह लर्न करते हुए बढ़िए। अगला है आपका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड बेल लगी ना? हाँ, इन 1870 या 77 दोराब जी टाटा स्टेब्लिश द एम्प्रेस मिल एट नागपुर। क्या एम्प्रेस नागपुर की बात होती है?
यस्टरडे के वीडियो में, कल के वीडियो में था, देखिए ध्यान से, द 1877 जमशेदजी नासरुवान जी टाटा स्टैब्लिश द एम्प्रेस मेल इन एट नागपुर, पेज नंबर 68, राइट साइड पैराग्राफ। आप लोग देखते नहीं हो, बस बोलते हो, सारी चीजें सुनते हो, कहाँ देखते, अंडरलाइन भी नहीं करते। और वीडियो मैं इसीलिए देता हूँ कि आप कम से कम घर पर उसको अगर पढ़ेंगे तो जो बातें दिमाग में नहीं आई, छूट गई, वो क्लियर शांति से समझोगे। तो 1877 यहाँ पे दोराब जी की जगह आप कैलकुलेट उसको करेक्ट करिए, जमशेद जी नासुरवान जी टाटा, समझे ना? हाँ, यस सर। अगला, दोराब जी टाटा सेटअप टिस्को इन 1907। दोराब जी टाटा 1807, एल्डेस्ट सन सर दोराब जी टाटा हु इन 1907। तो किसने किया था? फर्स्ट आयरन स्टील स्टेब्लिश आयरन स्टील इंडस्ट्री वाज द रिजल्ट ऑफ द विजन ऑफ वन मैन, जमशेद जी टाटा। However, it was his eldest son of Dorabji Tata who in 1900 set up in a factory. चलिए, इसके बाद आपका वन सेंटेंस में है, Where did the cotton textile industry exist in pre-British India? हेलो, Where did the, अरे बुक लेके बैठे हो सब लोग ना, क्वेश्चन तो आपके सामने भी होगा, और अगर समझा तो उसके आंसर आपको इसी से आ जाने चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है फिर। Where did the cotton textile industries exist in pre-British? पहले कहाँ कहाँ पे थे? पोर्ट सिटीज कौन कौन थी हमारी? सूरत है, ढाका है, मौसलीपट्टनम है। हाँ, यस यस, तो वही चीज का आंसर आना चाहिए। अब आंसर देखिए नहीं आ रहे सबसे। अगला है, नेम द वेराइटीज ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल दैट वर डिमांड इन यूरोप। अरे सब पहले फर्स्ट ही पेज में है आपका, चिंच बंधानी, तो फिर क्यों नहीं आवाज निकलते? साफ साफ देखिए, आपको हमने एक्सप्लेन किया था, देखते नहीं हो इसका मतलब, बस ऐसे सुन रहे हो यार, डबल तिबल बार क्यों समय बर्बाद करवा रहे हो फिर हम लोगों का। यहाँ देखिए आपका पेज नंबर 65 पे, मसलिन, बंधानी, कैलिको, चिंच, ये सब क्या है? इन्हीं की तो डिमांड थी यूरोप में पहले। अगला है, व्हाट इज बंधानी, चलिए हो गया। टाई एंड टाइड मतलब जो है डाई के बेस पर था, बंधानी मीन्स बंधना। हु इस्टेब्लिश द फर्स्ट कॉटन स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे? हु इस्टेब्लिश, किसने इस्टेब्लिश किया? अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपको। या कौन सी? नाना भाई डॉवर। अच्छा, व्हाट डज टिस्को स्टैंड फॉर? ओके, टुडेज क्लास ओवर, आज की क्लास यहीं तक है, और आप शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करिए। हर चीज का प्रिपरेशन आपका चलता रहे, ऐसे ना हो बस केवल पूरा रिवीजन अच्छे से बने आपका, कहीं से पूछा जाए आपको प्रिपेयर प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके बेटा, ठीक है। वीडियो लेकिन वॉच करें जो दोबारा, इसलिए घर पे आप शांति देंगे तो कोई पॉइंट जो छूटा उसको समझ में आएगा। ऐसे हर शब्द पूरा जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वेल कंप्लीट रखिए, रिवाइज रखिए और तैयारी करते रहिए।